यह बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर की सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में एक बन गया। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसेडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। भारत पर विजय प्राप्त करने में उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना तो करना ही पड़ा था, लेकिन उन्हें अपनी सेना के भीतर से भी विरोध का सामना करना पड़ा था कि बस बहुत हो गया। मध्य एशिया में जहां उन्होंने 3 साल का लंबा समय बिताया, उनके अपने सैनिकों को वहां रहना बेहद नागवार लग रहा था। भारत में युद्ध के दौरान जब यह अफवाह फैली कि सिकंदर मारा गया है, तो मध्य एशिया में मौजूद उसकी सेना में एक तरह की बगावत शुरू हो गई और उन्होंने पीछे हटने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन सिकंदर सिर्फ घायल हुए थे और सिकंदर लगातार सैन्य अभियानों के समाप्त होने और वापस लौटने के 3 बड़े कारण थे। अपनी सेना के अंदर से विरोध, सामान और रसद की सप्लाई में कठिनाई और इलाके की मुश्किलें और मौसम। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर का अगला लक्ष्य अरब क्षेत्र था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने मोहलत नहीं दी। महान विश्व विजेता बनने का सपना लेकर एशिया की तरफ बढ़ा था। उससे पहले सिकंदर ने अपने आसपास के राज्यों को जीता था। उसकी सेना विशाल होने के साथ ही कुशल भी थी। सिकंदर की सबसे बड़ी जीत उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य फारस पर्शिया को जीतना। झेलम नदी की लड़ाई में सिकंदर का विश्व विजेता बनने का ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये लड़ाई अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की चौथी और आखिरी लड़ाई बनकर रह गई। इस लड़ाई में महान सिकंदर और सेना को पोरस ने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन उसने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से जीत हासिल की थी। पारसी राज्य में आज का ईरान, मिस्र, इराक, सीरिया इत्यादि आते हैं। यह भी एक कारण था कि सिकंदर को ग्रीक इतिहास में महान विश्व विजेता कहा गया है। फारस से युद्ध के वक्त वहां का शासक शाह दारा था। सिकंदर द ग्रेट ने शाह दारा से 3 बार युद्ध किया और हर युद्ध में उसे विजय मिली थी। बाद में शाह दारा ने अपनी पुत्री रुखसाना का विवाह सिकंदर से कर दिया था। ग्रीक के लोगों को उस वक्त दुनिया के जितने हिस्से की जानकारी थी, उसमें से लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा अलेक्जेंडर ने जीता था। यही एक कारण है कि ग्रीक इतिहास में उसे विश्व विजेता कहा जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। उसका भारत में सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजा अंभी से हुआ था। अंभी अलेक्जेंडर से बिना लड़े ही हार गया। उसने सिकंदर से संधि कर ली थी। भारत के पंजाब प्रांत में झेलम नदी के पास उस वक्त राजा पोरस का शासन था। राजा पोरस का असली नाम पुरु था और वह एक शक्तिशाली शासक था। पोरस ने अपनी वीरता और पराक्रम से सिकंदर को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर की कुशल सेना के सामने वो हार गया। ग्रीक इतिहास के अनुसार राजा पोरस की हार हुई थी। सिकंदर ने जीत के बाद भी पोरस से हाथ मिलाया और संधि की। उसने राजा पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया और मित्रता स्वीकार की। इतिहास में सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ यह युद्ध विशेष स्थान रखता है। पोरस के अलावा पश्चिमी भारत के ज्यादातर राजाओं ने सिकंदर की अधीनता बिना लड़े ही स्वीकार की थी। पोरस की महानता का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की और राज्य की रक्षा के लिए युद्ध का रास्ता चुना। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। उसका भारत में सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजा अंभी से हुआ था। अंभी अलेक्जेंडर से बिना लड़े ही हार गया और उसने सिकंदर से संधि कर ली थी। भारत के पंजाब प्रांत में झेलम नदी के पास उस वक्त राजा पोरस का शासन था। राजा पोरस का असली नाम पुरु था और वह एक शक्तिशाली शासक था। पोरस ने अपनी वीरता और पराक्रम से सिकंदर को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर की कुशल सेना के सामने वो हार गया। ग्रीक इतिहास के अनुसार राजा पोरस की हार हुई थी। सिकंदर ने जीत के बाद भी पोरस से हाथ मिलाया और संधि की। उसने राजा पोरस को उसका राज्य वापस दे दिया
और मित्रता स्वीकार की। इतिहास में सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ यह युद्ध विशेष स्थान रखता है। पोरस के अलावा पश्चिमी भारत के ज्यादातर राजाओं ने सिकंदर की अधीनता बिना लड़े ही स्वीकार की थी। पोरस की महानता का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की और राज्य की रक्षा के लिए युद्ध का रास्ता चुना। सिकंदर इस जीत के बाद आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन व्यास नदी के पार मगध साम्राज्य की विशाल सेना देखकर वह वापस पलट गया। इतिहास में यह भी आता है कि उसकी सेना थक चुकी थी, इसलिए उसे वापस लौटना पड़ा। पश्चिमी भारत के कठ गणराज्य से भी सिकंदर की लड़ाई हुई थी, जिसमें उसकी जीत हुई। कठ जाति के लोगों ने बहादुरी के साथ सिकंदर का सामना किया और सिकंदर की सेना को भारी नुकसान हुआ। सिकंदर ने 356 ईपू से 323 ईपू इतिहास में वह कुशल और यशस्वी सेनापतियों में से एक माना गया था। अपनी मृत्यु तक वह सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था, जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। सत्य ये है कि वह पृथ्वी के मात्र 15% भाग को ही जीत पाया था। उसने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाझा, बक्ट्रिया और भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी, परंतु बाद में वो मगध की विशाल सेना से सामना न कर पाया और लौट गया। 328 में सिकंदर ने भारत में पोरुस की सेना को हराया, लेकिन वो पोरुस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा सिकंदर के भारत पर हमले के बाद भारत और यूनान के बीच कई तरह के संपर्क स्थापित हुए, जिसके बाद कई जल और थल मार्ग सामने आए। इसी के साथ साथ भारत में गंधार शैली का भी विकास हुआ, जो कि यूनानियों से ही प्रभावित कला है। छोटे राज्यों का पतन हुआ और भारत एक बड़ा साम्राज्य बनकर उभरा और चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे झेलम नदी की लड़ाई में सिकंदर का विश्व विजेता बनने का ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये लड़ाई अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की चौथी और आखिरी लड़ाई बनकर रह गई। इस लड़ाई में महान सिकंदर और सेना को पोरस ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सिकंदर की मौत के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी ने अपने बेटे को जन्म दिया। बाद में सिकंदर का साम्राज्य बिखर गया और इसमें शामिल देश शक्ति के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। इस तरह महान सिकंदर के समय का अंत हो गया। इतिहास में मिले आंकड़ों के मुताबिक सिकंदर की सेना में 50,000 से भी अधिक सैनिक थे, जबकि पोरस के सैनिकों की संख्या 20,000 के करीब थी। पोरस ने सिकंदर की सेना के सामने अपनी सेना के हाथी खड़े कर दिए, जिससे सिकंदर भी दंग थे। पोरस से संधि के बाद सिकंदर जनरल नियास को जिम्मेदारी सौंपकर अपने उस समय जो राज्य सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेकता था, उस पर सिकंदर आक्रमण कर देता था। सिकंदर की विशाल सेना को देखकर गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसका स्वागत किया और उसकी मदद भी की, लेकिन राजा पोरस ने अलेक्जेंडर सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जाता है कि पोरस की मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व हिंदुस्तान में घुसने के लिए झेलम और चिनाब नदियों को पार करना जरूरी था। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।